हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज एविडेंस में चैप्टर 6 जो 91 से लेके 100 तक है उसको पढ़ाएंगे। और इसको किसके साथ को रिलेट करके पढ़ाएंगे? बीएसए की धारा कौन सी होगी? भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 की 94 से लेके 103 तक। तो जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट था और नया बीएसए, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों में सभी सेक्शन समान है, कोई चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो इस वजह से हम पुराने सेक्शन पे नया सेक्शन लिखते जाएंगे और उसको पूरा डिटेल में बता देंगे। तो चैप्टर 6 शुरू करने से पहले एक दिमाग में एक चीज़ें रखनी चाहिए कि लिखित को किससे, लिखित द्वारा ही साबित किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ लिखित है, किसी चीज़ को आपने लिख दिया है, तो उसको न्यायालय में आप मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं प्रस्तुत करोगे, उसको कैसे आप लिखित द्वारा ही प्रस्तुत करोगे, लिखित द्वारा ही साबित करोगे। किसी चीज़ को आपने रिटर्न में लिखा तो उसको रिटर्न द्वारा ही साबित किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को या तो प्रोड्यूस करके किया जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस देके प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक केस याद रखना होगा। तो पहले मैं तो केस कौन सा याद रखना होगा इसमें? काशीनाथ वर्सेस चंडीचरण का केस, ये याद कर लेना। इसको पढ़ने से पहले ये केस जरूर याद कर लेना। इस केस में क्या किया गया कि जो चैप्टर 6 है, जो आपका चैप्टर 6 है, वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस सिद्धांत पे? सिद्धांत क्या है इसी में बताया गया है कि चैप्टर 6 किस सिद्धांत पे आधारित है कि लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाएगा, द्वारा साबित किया जाएगा। ये किस में बताया गया है? ये चंडीचरण के केस में बताया गया। ठीक है, काशीनाथ बना चंडीचरण के बाद में ये चीज़ बताया गया। तो अब आप आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेक्शन 91 क्या कहता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको डिटेल करते हैं। तो इतनी चीज़ें याद कर ले, इतनी चीज़ें दिमाग में हो गया। तो अब चलो ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। अपवर्जन मतलब मौखिक साक्ष्य को रोक देना। तो अपवर्जन का मतलब क्या होता है? रोक देना। मौखिक साक्ष्य को देने से रोक देना, अपवर्जन मतलब रोक देना। तो 91 क्या कहता है कि दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध मतलब जो लिखी गई है। क्या लिखा गया है? संविदा लिखी गई है। अनुदान मतलब कोई ग्रांट होता है, कोई ग्रांट, किसी को कोई चीज़ किसी को कोई चीज़ आप देते हो तो उस चीज़ों को अगर आप कुछ लिखते हो तो उसे अनुदान कहते हैं। या संपत्ति का अन्य बयान मतलब जैसे आप किसी को सेल कर देते हो, किसी को गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे देते हो किसी को, तो उसके लिए जो नोट लिखते हो, उसके लिए जो कागज़ लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संपत्ति के अन्य बयान के निबंधों मतलब उसमें जो कंडीशन दी गई, उसमें जो शर्तें दी गई हैं का साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करोगे। जैसे क्या हुआ, अब इसका मतलब आप समझो, आपने कोई संविदा किया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर उनको साबित करना होगा तो कौन सा आप साक्ष्य दे सकते हैं? नंबर 2, कोई अनुदान में कोई चीज़ें दी गई, उसके लिए कोई कागज़ लिखा गया, उसकी अंतर वस्तु को अगर आपको साबित करना है तो आप कौन सा साक्ष्य दोगे, उसको कैसे साबित करोगे? नंबर 3, संपत्ति के अन्य बयान मतलब जैसे आपने सेल कर दिया, आपने एक्सचेंज कर लिया, आपने गिफ्ट कर दिया, आपने पट्टा कर दिया, लीज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका जो कागज़ लिखा है, जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसको आप कैसे साबित करोगे? कौन सा साक्ष्य देके उसके कंटेंट को, उसके निर्बंधों को कैसे आप साबित? कंटेंट मतलब जो चीज़ें उसमें लिखी गई कि मैं फला प्रॉपर्टी इनको दान में दे रहा हूँ, ये चीज़ें जो लिखी जाए, कभी सेल डीड पढ़ो तो उसमें चीज़ें जो लिखी उसको कैसे साबित करोगे? वो कहाँ बताया गया है? वो 91 में बताया गया। तो अब 91 को हम शुरू करते हैं।
क्या कहता है, जब किसी संविदा, तो इसको अंडरलाइन कर लो, 3 पॉइंट इसमें पकड़ो, जब किसी संविदा, अनुदान और संपत्ति के किसी अन्य बयान के निबंधों के संबंध में, तो किसके किसके संबंध में, 3 चीज रटो, संविदा, अनुदान और संपत्ति के किसी अन्य बयान के निबंधन के संबंध में क्या होना चाहिए, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया गया, मतलब किसी डॉक्यूमेंट के रूप में उसे लिखा गया हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अनुदान है या संपत्ति का अन्य बयान है, उसे किसके रूप में लिखा गया है, डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया हो। तथा उन सब दशाओं में, मतलब उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है, मतलब उन सब दशाओं में विधि द्वारा अपेक्षित है कि क्या है, विधि द्वारा बताया, अपेक्षित मतलब बताया गया हो कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए। कोई बात मतलब ला ने बताया है कि इसको किसका दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, या तो ये 3 कंडीशन है तो लेखबद्ध तो करोगे ही करोगे, या ला ने कोई चीज़ बता दी गई है कि अगर इस चीज़ का ट्रांसफ़र या इस चीज़ का करोगे तो उसको भी आपको लेखबद्ध करना है, तो लेखबद्ध किया जाए। ऐसे संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निबंधों को या ऐसी बात जिसके साबित किया जाना स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, तो कितनी 4 चीज़ें हो गई इसमें। एक तो नंबर 1 हो गया आपका संविदा, नंबर 2 हो गया आपका अनुदान, नंबर 3 हो गया संपत्ति के किसी अन्य बयान के संबंधों में या विधि द्वारा क्या किया गया हो, विधि द्वारा अपेक्षित है कि उस दस्तावेज को लिखित होना चाहिए। तो 4 चीज़ें इसमें हो गई, इसको लिख लो, संविदा हो गई, अनुदान हो गया, संपत्ति के किसी अन्य बयान से संबंधित निबंधन हो गया, या विधि द्वारा, विधि ने किसको, विधि द्वारा अपेक्षित है कि उसको लेखबद्ध होना चाहिए के सिवाय। अब इन दस्तावेजों के सिवाय, इन चारों के सिवाय उन दशाओं में जिनमें ऐतमिन पूर्व अंतर्विष्ट, मतलब इसके पहले अंतर्विष्ट है, इसके पहले उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, या तो इसके पहले जब आपने पढ़ा था कि द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होते हैं, जो आपने पढ़ा था, तो उसमें उन कंडीशनों में भी आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं, उसको भी आप मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर पाएंगे। ये कौन बता रहा है, ये कह रहा है 91, उनको भी आप कैसे, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। अगर आप प्राथमिक साक्ष्य नहीं दे पा रहे हो तो उन कंडीशन में आप क्या करोगे, द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करके भी उन्हें साबित कर सकते हो। आपने पढ़ा था ना कि द्वितीयक किन अवस्थाओं में द्वितीयक साक्ष्य, 65 में आपने पढ़ा था, आपने 65 में पुराने वाले एविडेंस में 65 में पढ़ा था कि, तो इसी वजह से इसने ऐतमिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के, मतलब इसके पहले जो सेक्शन 65 में चीजें दी गई कि द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा, उनकी वस्तु की अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अगर उनकी वस्तु को साबित करना है तो द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा और कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये दिमाग में इतनी चीजें आई होप आप लोगों के आ गई होंगी। तो इसमें 2-3 चीजें और आपको दिमाग में बैठानी होगी, तो कि जो ये सब है, संविदा है, अनुदान है, संपत्ति का अन्य बयान है, ठीक है, या विधि द्वारा अपेक्षित विषय के संबंध में, इसमें क्या आप द्वितीयक साक्ष्य ही दिया जा सकता है। क्या चीज़ किया जा सकता है, द्वितीयक साक्ष्य ही दिया जा सकता है, ये दिमाग में बैठाना, और मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यही 91 कहता है, और इसमें कोई जीस्ट नहीं। क्या कहता है, कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई मामला हो, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मतलब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कोई दस्तावेज लिखा गया हो, उस दस्तावेजों के अंतर्गत जो अंतर्वस्तु है, अगर उनको साबित करना है तो उनको कैसे, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। नंबर 2, अगर आप किसी अनुदान या ग्रांट के रूप में, ग्रांट में कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके रूप में कोई दस्तावेज के रूप में कोई चीज़ें लेखबद्ध की गई हैं, तो उनको भी, उनके निर्बंधों को भी आप कैसे साबित करोगे, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करोगे। या संपत्ति का कोई अन्य बयान कर रहे हो, उसको क्या, उसमें कोई चीज़ें आप कागज में लिख रहे हो, उनके निर्बंधों को भी आप कैसे, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। नंबर 4 क्या है, या तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि अगर इस प्रकार का काम किया जाएगा तो इसे दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया जाएगा, तो उन चीज़ों को अगर दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध किया गया तो उन्हें भी किसके द्वारा साबित किया जाएगा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ, क्या अब इसका अपवाद पढ़ लेते हैं। अपवाद क्या है कि कब हम द्वितीयक साक्ष्य नहीं देंगे, कब हम मौखिक साक्ष्य से ही साबित कर लेंगे। क्या है इसका अपवाद, पढ़ लेना, खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, और जब यह दर्शित किया गया कि किसी विशिष्ट ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है,
तब वह लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि मान लो जैसे किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति हुई, नियुक्ति राज्यपाल के साइन द्वारा होती, जैसे कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ या कोई जज हुआ तो राज्यपाल के साइन से ही उसकी नियुक्ति होती है। तो उस अपने पदीय हैसियत के कर्तव्य में रहते हुए उसने कोई कार्य किया, उसने कोई एक्ट किया। जैसे आप जज हैं तो जज के रूप में कोई आप कार्य कर रहे हैं, या आप एपीओ या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपना दस्तावेज दीजिए कि आप किस हैसियत से इस काम को कर रहे हैं। आपको मौखिक साक्ष्य द्वारा भी आप उसको रोक ही दिया गया, उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। क्या कहता है? उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। जो आपका नियुक्त किया गया उसको साबित करना आपको आवश्यक नहीं है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, जिन बिलों का भारत में प्रोबेट मिला हुआ। अब बिल मतलब, प्रोबेट मतलब जानो, और बिल मतलब क्या होता है वो जानो। बिल मतलब वसीयत हो गई, कोई वसीयत लिखी गई। वसीयत अब सही है या गलत, तो इसका मुकदमा कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप मुकदमा देते हो तो बिल सही है या गलत है, उसका क्या एक प्रमाण पत्र कोर्ट जारी करता है। तो प्रोबेट मिला तो वे प्रोबेट द्वारा ही साबित किए जाएंगे। अगर बिल के संबंध में प्रोबेट मतलब प्रमाण पत्र होता है। प्रोबेट मतलब क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है। ये दिमाग में रख लेना। प्रोबेट मतलब क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता। प्रोबेट मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट होता कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो वसीयत लिखी गई है ये सही है। ये कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है। ठीक है, तो अब उस वसीयत को आप नहीं प्रोड्यूस करोगे, उस प्रोबेट को प्रोड्यूस करोगे। जहां भी वसीयत की जरूरत होगी वहां आप क्या प्रोड्यूस करोगे? प्रोबेट प्रोड्यूस करोगे। तो आई होप ये भी हो गया। अब आप आ जाओ स्पष्टीकरण फर्स्ट में। स्पष्टीकरण फर्स्ट क्या कहता है कि यह धारा उन दशाओं को, कंडीशन को, किसको? जिनमें निर्दिष्ट संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान एक ही दस्तावेज में अंतर्निष्ठ है, तथा उन दशाओं में जिनमें एक से अधिक दस्तावेज में अंतर्निष्ठ है समान रूप से लागू होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि दस्तावेज में जो अवकथित किसी तथ्य के को किसी अन्य साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य द्वारा क्या किया जा सकता है? सिद्ध किया जा सकेगा। इसको क्या किया जाएगा? जब क्या कहता है स्पष्टीकरण, कहता है, देखो क्या कहता है, कहता है यह धारा उन दशाओं को जिनमें अंतर्निष्ठ संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान एक दस्तावेज में लिखे गए हों, या तो उनको केवल एक दस्तावेज में लिखा गया, या उनमें एक से अधिक दस्तावेजों में लिखा गया, तो उनको क्या दोनों ही परिस्थितियों में उन पे ये जो धारा है समान रूप से लागू होगी। ये जरूरी नहीं है कि एक दस्तावेजों के रूप में एक कागज में लिखा गया हो या 2-4 कागज हो, सब पे ये क्या होती है? समान रूप से लागू होती है। अगर चाहे वो एक दस्तावेज में हो, चाहे वो संविदा, अनुदान या ग्रांट क्या हो, एक दस्तावेज में या एक से अधिक दस्तावेजों में उन्हें लिखा गया, दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लागू होगा। ये धारा दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लागू होती है, ये दिमाग में रख लेना। फिर स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहता है? जहाँ की एक से अधिक मूल हो, मतलब मूल ओरिजिनल कॉपी क्या हो, एक से अधिक मूल में कई ओरिजिनल कॉपियां हों, वहां केवल एक मूल कॉपी को ही साबित करना आवश्यक है। ये स्पष्टीकरण 2 कहता है। 2 क्या कहता है स्पष्टीकरण? जहां की एक से अधिक मूल हो, जहां पे एक से अधिक मूल होने पर कोई एक सिद्ध करना ही काफी होगा, सभी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन कहता है? स्पष्टीकरण 2 कहता है। क्या कहता है कि जहां एक से अधिक मूल होने पर, एक से अधिक मूल होने पर कोई एक को सिद्ध करना ही, सभी मूलों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, उसमें से एक मूल को ही सिद्ध करना ही काफी होगा। मतलब एक को ही सिद्ध कर लिया जाएगा तो मान लिया जाएगा सभी सिद्ध हो गए। ठीक है, सभी को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। अब आ जाए स्पष्टीकरण 3। इस धारा में अंतर्निष्ठ तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य या किसी दस्तावेज के कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रमाण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? शर्तों से अन्यथा किसी तथ्य को मौखिक साक्ष्य से ही सिद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? मौखिक साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। देखो स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है? कहता है जो इनमें कंडीशन दी गई उसके अलावा अगर कोई दस्तावेज लिखा जा रहा तो उसमें बस मौखिक साक्ष्य को लेने से प्रमाण मतलब रोका नहीं जाएगा। प्रमाण मतलब रोका नहीं जाएगा, ये याद कर लेना।
रोका नहीं जाएगा कि उस पर भी धारा 91 लागू कर दो, नहीं, क्योंकि 91 से वो दस्तावेज बाहर है। अगर वो दस्तावेज बाहर है तो मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। जो शर्तें धारा 91 में है उसके अन्यथा कोई तथ्य है उसको क्या किया जा सकता है, उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा बताता है, स्पष्टीकरण 3 बताता है। अब आप आ जाओ स्पष्टीकरण के बाद एक चीज़ और पढ़ना है इसमें, वो मैं शायद यहाँ डालना भूल गया, आप खोल लेना उसी समय सेक्शन 141 खोल लेना, इसी के साथ 91 के साथ इंक्लूड कर लेना, मैं भूल गया था अभी मुझे ध्यान आया। 144 पढ़ लेना इसके साथ, ठीक है। 144 क्या कहता है वो देखते हैं। देखो 144 क्या कहता है, कहता है धारा 144 के अधीन परीक्षाधीन साक्षी, मतलब जिसका परीक्षाधीन, 144 खोल लेना पढ़ना। 144 क्या कहता है, अब मैं भी खोल लेता हूँ, रुक जाओ। 144 का याद होगा तो देख लेता हूँ। हाँ, क्या कहता है कि 144 के अनुसार किसी परीक्षाधीन साक्षी से जब किसी साक्षी से जब वह परीक्षाधीन है या पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा, जिसके बारे में मौखिक साक्ष्य दे रहा, किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट तो नहीं था, मतलब ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसी दस्तावेज में तो लिखा तो नहीं था। यदि वह कहता है कि वह था, अगर वह एक्सेप्ट करता है कि वह था, वह लिखा गया, तो क्या होगा, या यदि वह किसी ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने वाला है, या ये नहीं कह रहा लेकिन वो किसी दस्तावेज के बारे में कथन करने वाला है जिसे न्यायालय के राय में पेश किया जाना चाहिए, जिसको न्यायालय में राय है, ओपिनियन है कि उसे पहले पेश किया जाना, तो प्रतिपक्षी आक्षेप करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा। प्रतिपक्षी क्या करेगा, जो डिफेंडेंट होगा वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्शन करेगा। क्या ऑब्जेक्शन करेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए, मतलब ऐसा साक्ष्य तब तक वो साक्षी जो देने आया है उसको तब तक रोक दिया जाए जब तक ऐसे दस्तावेज को पेश नहीं कर दिया जाता है। तो 144 क्या कहता है, जब तक उस दस्तावेज को पेश नहीं कर दिया जाता जिसके संबंध में वो साक्ष्य देने आया है, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया कि उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक है, द्वितीयक साक्ष्य देने का हक है, तब तक उसको साक्ष्य देने नहीं दिया जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको 144 भी आपको इंक्लूड करके मैंने बता दिया। अब आप आ जाओ दृष्टांत पढ़ते हैं, इसका दृष्टांत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सारे स्पष्टीकरण से आप पढ़ना, ये सभी किससे, स्पष्टीकरण से इंक्लूड है। क्या कहता है, देखो पढ़ो क्या कहता है। अब आप जो मैं बता रहा हूँ स्पष्टीकरण देखो, दृष्टांत ये, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वह अंतर्विष्ट हैं साबित किए जाने। ये एक्सप्लेनेशन आपने स्पष्टीकरण पहला पढ़ना, उसी से ये होता है साबित, ये दिमाग में बना है स्पष्टीकरण 1, तो इसको किसके साथ इंक्लूड करोगे, दृष्टांत ए को स्पष्टीकरण 1 से। यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र, तो अन्य ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अन्य ट्रांसफर मतलब विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित किया जाएगा। इसको भी कहाँ एक्सप्लेनेशन 1 से ही जोड़ोगे, इसको भी एक्सप्लेनेशन 1 से जोड़ोगे। अब यदि विनिमय पत्र 3 पत्रों में आ गया, अब एक से अधिक पत्र आ गया, अब एक से अधिक पत्र आ गया तो केवल एक को साबित, तो इसको एक्सप्लेनेशन 2 में आपने ये आधार आपको कहाँ से प्राप्त होता है, एक्सप्लेनेशन 2 से ये आधार प्राप्त होता है। अगर आप न्यायालय में खड़े हैं, कोई दस्तावेज 3 परतों में लिखी गई है तो उनमें से केवल आप एक को न्यायालय में साबित कर दोगे, तो न्यायालय पूछेगा आप ये ग्राउंड कहाँ से ले रहे हो, तो ये ग्राउंड हम कहाँ से ले रहे हैं, 91 के एक्सप्लेनेशन 2 से ले रहे हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब खास एक कतिपय निर्बंधों पर का नील के परिधान के लिए लिखित संविदा करता, नील को देने के लिए वो क्या करता है, लिखित संविदा करता। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है, किस तथ्य का वर्णन करती है कि कान खा को किसी अन्य अवसर पर, कान खा को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत या अन्य नील का मूल्य चुकाया था। मतलब वो मौखिक साक्ष्य का क्या कहता है, संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। तो मौखिक साक्ष्य पेश किया जा सकता है, अन्य नील के लिए कोई संदेह नहीं किया गया था, यह साक्ष्य में ग्राह्य है। तो ये आप कहाँ से पाओगे, ये स्पष्टीकरण 3 में आपके दिया होगा। आप पढ़ना स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है, देखो पढ़ो। इस धारा का दृष्टांत
तथ्यों से भिन्न किसी अन्य तथ्य, तो ये किसमें भिन्न तथ्य में आ रहा है, तो यहाँ आपके पास ग्राउंड है कि आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो, तो वो ग्राउंड कहाँ से ले रहा है, एक्सप्लेनेशन 3 से ले रहा है। फिर आ जाओ, फिर क्या कहता है, खा द्वारा दिए गए धन की रसीद खा को का देता है, कौन देता है, खा को का देता है, तो पेमेंट करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये धारा 91 से बाहर है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन 3 से आप गवर्न करोगे। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब आ जाइए आप नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट आपका क्या बचा है यार, अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ हम, ये समाप्त हो गए। देख लेते हैं इसमें कुछ और तो नहीं बचा, नहीं बचा, तो आप आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, वो आप देख लेना, वो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या पूछता है, कहीं भी पूछेगा सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना किसी तथ्य को साबित करने के लिए 2 सिद्धांत, तो ये सिद्धांत याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना, दस्तावेज साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से अपेक्षा सर्वोत्तम होता, तो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हमेशा ओरल एविडेंस से अच्छा होता है, ये दिमाग में बैठा लेना, ये 91 कहता है। नंबर 3, विधि का या सामान जो बात लिखित रूप में, या मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था जब पढ़ाना शुरू किया था, लिखित रूप में है, उसे लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। इस धारा में निम्नलिखित 2 अपवाद हैं, लोक प्राधिकारियों की नियुक्ति एवं प्राइवेट साक्ष्य में स्वीकृतियां, इसको लिखित द्वारा आपको साबित करना आवश्यक नहीं है, ये पूछता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपवाद दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाओ 92, तो उस 94 जो ये आप पढ़े थे इसके पहले, 91 जो आपने पढ़ा था उसको रेड विथ BSA के साथ कौन सी धारा कर लेना, 94 के साथ पढ़ लेना उसे, 94 BSA के साथ। अब जो पढ़ोगे 92, ये 95 के साथ BSA के साथ पढ़ लेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों में सेम चीज़ दिया है, कोई बदलाव नहीं है। आप पढ़िएगा तो कोई बदलाव नहीं है, आप एक बार उठा के देखिएगा, बस उसमें क्या है, जो टिप्पणियाँ दी हुई हैं बेयर एक्ट में उसको हटा दिया है, वो नहीं दिया है, बाकी कोई चीज़ें अंतर नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये 95 है, तो जो नए बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं वो 95 सेक्शन खोल लेंगे, जो पुराने से पढ़ रहे हैं वो 92 खोल लेंगे, ठीक है। मैं इसलिए पुराने से पढ़ता हूँ क्योंकि पुराना याद है, तो पुराने पे जब नई चीज़ें लिखेंगे तो मुझे खोजने में दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से मैं पुराने से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब आप आ जाओ 92 क्या कहता है, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, किसका अपवर्जन कह रहा है, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन रोक दे रहा है, क्या रोक दे रहा है, अब इसको भी पढ़ लो भाई। क्या कहता है, जब किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निर्बंधों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें तो याद हो गई होंगी, मैंने पहले रटा दिया था, या दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया जाए, अंतिम पिछली धारा में मतलब 91 के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब किसी ऐसे लिखित के पक्षकार या उसके हित प्रतिनिधि के बीच किसी मौखिक करार का या कथन का कोई साक्ष्य उनके निबंधों का खंडन करने या उसमें फेरफार करने या जोड़ने के या उसमें घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। 91 सीधे सीधे यही कहता है, तो 92 को 99 के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। अब आप 99 खोल लो, क्योंकि 99 मैं किताब से पढ़ ले रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ 19, तो 99 कहाँ, फेरफार वाला जो कहा है वो 99 में देखो, पढ़ो 99 आप लोग खोल लो, क्या कहता है, परंतुक है, ये पूरक धारा है। 92 की पूरक धारा कौन सी है, 99 है। 99 क्या कहता है कि दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार करने वाला करार साक्ष्य कौन दे सकता है, वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार हैं या उसके हित प्रतिनिधि नहीं हैं। यहाँ तो कौन दे सकता है, उसके पक्षकार और हित प्रतिनिधि ही दे सकते हैं, लेकिन 99 कहता है जो पक्षकार भी नहीं है और जो प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे किन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार करने वाले हैं या किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब यहाँ 99 में स्ट्रेंजर भी एविडेंस दे सकता है,
कोई स्ट्रेंजर भी एविडेंस दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है 99 में? स्ट्रेंजर व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है। इसी वजह से 92 की पूरक धारा किसे कहते हैं? 99 को। दस्तावेजों के निर्बंधों में अगर फेरफार हो रहा है तो क्या कहता है? कहता है कि वो यहाँ पे हित प्रतिनिधि और उसके पक्षकार होंगे, और 99 में कौन होंगे? जो स्ट्रेंजर यानी कि जो हित वो नहीं है, वो भी क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर हैं, वो भी उसका साक्ष्य दे सकते हैं। अब पढ़ो इसको, देखो इसको मैं सरल भाषा में आपको बता दें। जहाँ क्या होता है, इसको मैं अपनी भाषा में बताएं। जहाँ क्या होता है, किसी संविदा से या अनुदान या संपत्ति की किसी अन्य व्ययों की शर्तों का या कोई विषय जिसका लेखबद्ध किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो इतनी चीज़ें तो मैंने इसी से पढ़ी। फिर ये क्या कहता? तो उसको धारा 91 के अनुसार ही सिद्ध किया जा चुका हो। मतलब किसके? धारा 91 के अनुसार सिद्ध किया जा चुका हो। वहाँ उन्हें खंडित करने, मतलब जिसको सिद्ध किया, खंडित मतलब खंडित करने के लिए, मतलब खंडित करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए, या उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, या कुछ उसमें कुछ जोड़ने के लिए या घटाने के लिए प्रयोजन के हेतु मौखिक करार या मौखिक कथन का साक्ष्य नहीं दिया जाता। रोक दिया है कि अगर किसी दस्तावेज को आप 91 में साबित कर दिए हो और फिर उन दस्तावेजों में अगर किसी उसका खंडन करना है, उसमें कुछ जोड़ना, उसमें कुछ घटाना, उसमें कुछ बढ़ाना है, तो आप कोई मौखिक साक्ष्य, मौखिक करार या मौखिक कथन का साक्ष्य नहीं दे सकते। तो यहाँ पकड़ो, मौखिक कथन या मौखिक करार का साक्ष्य, ये इसको अलग पेन से कर दूं तो आपको ठीक हो। मौखिक करार और मौखिक कथन का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ये पकड़ना, मौखिक करार और मौखिक कथन का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नहीं दिया जा सकता। फिर नंबर 2 आ जाओ। धारा 92 क्या रोक लगाती है? कि यह कि दस्तावेजों की जो शर्तें हैं उनको खंडन या परिवर्तन आदि के लिए मौखिक करार या मौखिक कथन के अपवर्जन का प्रावधान करती है, रोकती है। निषेधात्मक की मौखिक करार और मौखिक कथन को आप नहीं दे सकते हो, ये 92 रोकती है। धारा 92 के साथ इसमें 6 परंतुक में आने वाले मामलों में मौखिक करार या मौखिक कथन का साक्ष्य दिया जा सकता है। यहाँ तो रोक देता है, 92 तो रोक देता कि 91 में आपने साबित किया तो कोई मौखिक करार या मौखिक कथन आप नहीं दे सकते। ये 92 बताता। अगर देखो 91 को 92 से जोड़ लो कि 91 में कोई डॉक्यूमेंट को अगर साबित कर दिया गया है, 91 में जो डॉक्यूमेंटों के बारे में बताया गया है, जिन डॉक्यूमेंटों के बारे में 91 में बताया गया है उनको अगर साबित कर दिया गया है तो 92 ये कहती है कि उनको उनमें खंडन, परिवर्तन या बदलाव करने के लिए कोई भी मौखिक करार या मौखिक कथन नहीं दिया जा सकता। परंतु अब आ जाइए, तो सामान्य हो गए, परंतु इसमें 6 कंडीशन दी गई हैं जहां मौखिक करार और मौखिक कथन सुसंगत हो गए। तो अब आओ उन्हीं 6 चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं लाइन से। इसके साथ 99 को जोड़ लेना, जरूर जोड़ लेना। 92 के साथ 99 को जोड़ लेना। क्या कहता है? ऐसा किसी तथ्य, क्योंकि वहाँ मौखिक करार और मौखिक कथन दिया जा सकता है स्ट्रेंजर भी, तो वो वहाँ बताया गया 99 में, और यहाँ के 6 कंडीशनों में। तो 6 कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन 99, 7 कंडीशन में आप मौखिक करार और मौखिक कथन दे सकते हो। अब पढ़ो क्या कहता। कहता ऐसा कोई तथ्य जिस तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अविद्यमान बना दे, अविद्यमान बना दे, मतलब दस्तावेज की वैधता के बारे में है, या जो किसी व्यक्ति को तथ्य संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, तथा कपट, अभित्रास, देखो ये सब पढ़ लेना, अवधाता, सम्यक निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार का अभाव, प्रतिफल का अभाव, या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल हो जाएगी। तो इतनी कंडीशन में सबसे इसमें एक चीज़ पकड़ लो, अगर कब मौखिक कथन और मौखिक वो दिया जा सकता है, मौखिक करार दिया जा सकता है, जब वो क्या हो, दस्तावेज की वैधता के बारे में। तो इसको परंतु को जोड़ लो, दस्तावेज की वैधता के बारे में, ये हो जाएगी दस्तावेज की वैधता के बारे में, कि जहां दस्तावेज लीगल है कि नहीं लीगल है, वो मान्य दस्तावेज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज क्या किया गया, जिस व्यक्ति के संबंध में डिक्री हो, अविद्यमान रूप से डिक्री आदेश प्राप्त किया गया, या कपट द्वारा, या अभित्रास में, या अवैध तरीके से, या सम्यक निष्पादन का अभाव है, या संविदाकारी पक्षकार का अभाव है, या प्रतिफल का अभाव है, या निष्फलता या विधि की भूल या तथ्य की भूल की वजह से प्राप्त किया गया। अब
दूसरा आ जाओ, इसको, अरे सॉरी, अब आ जाओ, इसको मैं इससे पढ़ा दे। किसी दस्तावेज, किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है। अब देखो मौन है, जहाँ दस्तावेज ही मौन कुछ नहीं कह रहा और जो उसके निर्बंधों से असंगत है, किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। जब दस्तावेज खुद मौन है तो वहाँ पे आप क्या दे सकते हो, मौखिक करार दे, मौखिक करार दिया जा सकता है। इस पर विचार करते हुए समय कि वह परंतु लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की प्रारूपिक की मात्रा को ध्यान में रखेगा। जहाँ सब्जेक्ट ही मौन है वहाँ पे दिया जा सकता है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ को समझो। नंबर 3 क्या है, ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पूर्वभाव शर्त गठित करने वाले किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। क्या किया जाएगा, पूर्वभाव शर्त को, ये पूर्वभाव शर्त से संबंधित है, मतलब पूर्व की शर्तों से संबंधित है। ये तो पहला वाला किससे संबंधित, दस्तावेज की वैधता से, दूसरा परंतु मौन है तो दिया जा सकता है, तीसरा क्या है, पूर्वभाव शर्त के बारे में अगर कोई चीज़ें हैं तो इसको पूर्वभाव शर्त से याद कर लेना। अब नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 क्या कहता है कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य विखंडित या उपांतरित, इसको अंडरलाइन करना, विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पार्श्विक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान लिखित हो, अथवा जिनमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तस्मय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका। तो विखंडन और उपांतरण के बारे में हो, विखंडन और उपांतरण के बारे में हो, तो ये हो गया। अब आ जाओ परंतु 5, कोई प्रथा या रूढ़ि जिसके बारे में किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित ना है, रूढ़ि और वर्णित ना है, वहीं वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं में प्रायः उपबाध्य रहती हैं, साबित की जा सकेंगी, परंतु यह तब जबकि प्रसंगतियों का उपांधन संविदा के अभिव्यक्त निर्बंधों के विरुद्ध ना हो या असंगत ना हो। तो ये किससे है, अधिकार, प्रथा या रूढ़ि के बारे में जो दस्तावेज में प्रावधान नहीं है, तो ये कहाँ बताता है, 5 के। अब परंतु 6 आ जाओ। कोई भी तथ्य जो यह दर्शित करे कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों के किसी प्रकार संबंधित है तो संविदा साबित किया जा सकेगा। ठीक है, भाषा में अगर कोई चीज़ है तो आप इसको 6 पॉइंटों को आप ऐसे याद कर लो। अगर आपको नहीं है तो कब कब मौखिक, कब कब क्या बोलते हैं, मौखिक करार दे। तो नंबर 1 क्या पढ़े थे आप लोग, दस्तावेज की वैधता। नंबर 1 दस्तावेज की वैधता। नंबर 2 दस्तावेज मौन था, परंतु क्या तब इसमें इस कंडीशन में आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो, मौखिक करार या कोई कथन प्रस्तुत कर सकते हो। नंबर 3 क्या था, पूर्वभाव शर्त से संबंधित कोई चीजें हैं, पूर्वभाव शर्त से संबंधित कोई चीजें हैं। नंबर 4 क्या हो जाएगा, विखंडन या उपांतरण से संबंधित कोई चीजें हैं, सॉरी, विखंडन या उपांतरण से संबंधित कोई चीजें हैं। ठीक है, और नंबर 5 रूढ़ि या प्रथा जिसका प्रावधान उन दस्तावेजों में नहीं है, उनको मौखिक करार या मौखिक उसके द्वारा कथन द्वारा साबित। नंबर 6 क्या है, भाषा में अगर कोई चीज़ है तो इतने 6 चीज़ें आपको याद हो गई। इसको 6 चीज़ें आप अपने परंतुक के आगे लिख लो कि कहाँ पे हम मौखिक करार दे सकते हैं। पहले तो रोक दिया लेकिन परंतुक 6 बता दिया। जब क्या हो, दस्तावेज की वैधता, ये याद कर लो, एग्जाम में दिमाग में बैठाओ, ये मेंस में लिखने के काम आएगा। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो, ये आगे बहुत आप प्रैक्टिस करोगे या कुछ करोगे तो आपको जब प्रोड्यूस करना होगा तो किस कंडीशन का कैसे यूज किया जाएगा, वो ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इसे बता दे रहा हूँ इतनी डीपली। ठीक है, तो अब आप आ जाओ, अब आ जाओ, कहाँ तक हो गया था, ये इतना कंप्लीट हो गया था, ये इतना कंप्लीट हो गया था। अब आप आ जाओ दृष्टांत पे आ जाओ। दृष्टांत क्या कहता है, ये दृष्टांत दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दृष्टांत पढ़ लेना।
बीमा की एक पॉलिसी उस माल के लिए है की गई है जो कलकत्ते से लंदन जाने वाले पोतों में है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता तो पोत नष्ट हो जाता। यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पॉलिसी के मौखिक रूप में अपवादित था साबित नहीं किया जा सकेगा। सीधे सीधे ये पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, रट कर ले भाई, इतना याद कर लेना, उसे साबित नहीं किया जा सकता, इतना रट लेना। खा को जो पहली मार्च 1873 को 1000 रुपये का पक्का लिखित करार का करता। यह तथ्य कि उस समय एक मौखिक करार हुआ था, यह धन 21 मार्च तक न दिया जाए तो साबित नहीं, क्योंकि उसने पक्का करार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये जो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ा रहा वो दो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये एग्ज़ाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं जितने एग्ज़ाम दोगे सब में ये क्वेश्चन खूब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इलस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। रामपुर चाय संपदा नामक एक संपदा किसी विलेख द्वारा बेची गई, जिसमें विकृत संपत्ति का मानचित्र, जो वो डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें मानचित्र लगाया गया। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग के रूप में मानी जा रही थी। मतलब उसमें मानचित्र में नहीं दिखाया गया, तब भी उस भूमि को संपदा का भाग माना जा रहा था, और उस विलेख द्वारा उसका आंतरिक होना अभिप्रेत था। उस विलेख द्वारा उसका आंतरिक होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता है। इसको याद कर लेना बस, और इसमें कोई इलस्ट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप आ जाओ किसको आपने पढ़ लिया, 92 पढ़ लिया, 92 को 99 के साथ पढ़ लिया। ये 3 महीने, बाकी आप इलस्ट्रेशन अगर इसमें ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, टाइम उतना नहीं है। इसमें एक घोड़े वाला पढ़ लेना, ये घोड़े वाला पढ़ लेना। कहाँ गया? घोड़ा बेचता है कि मौखिक गारंटी देता है कि वह अच्छा है। खा को इन शब्दों को लिखकर एक कागज़ पर देता है। का से 500 रुपये में घोड़ा खरीदा। खा की मौखिक गारंटी साबित की जा सकेगी, क्योंकि ये अन्न वाले में आ गया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो। अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट, इसका और कुछ बचा है? हाँ देखो, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा सिद्धांत क्या है। जब कोई संव्यवहार ट्रांजैक्शन लिपिबद्ध कर दिया गया तो उस संव्यवहार का एकमात्र साक्ष्य व लिखित दस्तावेज ही है। धारा 92 जबानी करार के साक्ष्य की मनाही करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाओ, बहुत अच्छे सेक्शन, इससे खूब क्वेश्चन, ये आपका बहुत उपयोगी रहता है। 93 बहुत उपयोगी है। ये इसको पहले पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना कि एम्बिग्यूटी जो होती है, संदिग्धता जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट मतलब जो सतह पे दिख रही है, लेटेंट मतलब जो अंदर घुस के जाना पड़ेगा। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है? देखो इसको पढ़ो, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी, आपको एम्बिग्यूटी 2 प्रकार के होते हैं, पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी। इसमें बाह्य साक्ष्य आप नहीं दे सकते हो। आग्रह 93 और 94। पेटेंट एम्बिग्यूटी पूछे तो 93 और 94, और धारा कौन सी पढ़ोगे? 93 और 94 के साथ इसके साथ कौन सी धारा पढ़ोगे? 93 और 94 के साथ 96 और 97 बीएसए की। रेड विथ 96 और 97 पढ़ोगे बीएसए के साथ। इतनी चीज़ें हो गई आपकी। चलो अब आप आ जाओ सीधे सेक्शन पे। सेक्शन क्या कहता है? संदिग्ध दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। साक्ष्य नहीं दे सकते हो। कब नहीं दे सकते हो? जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही, मतलब उस भाषा को, दस्तावेज को देखते ही क्या लगता है? संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण लगता है कि वह दस्तावेज संदिग्ध है या गलत है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। उनका अर्थ दर्शित करना या उनकी त्रुटि की पूर्ति कर दे। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं देंगे जो उसकी गलती को छुपा दे। सीधे सीधे उस डॉक्यूमेंट को नकार दिया जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट गलत है।
ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो 93 सीधे सीधे ये पढ़ो, जहाँ दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट या भ्रामक या दोषपूर्ण है तो वहाँ क्या करोगे, उसका अर्थ दर्शाने हेतु दोष दूर करने के लिए, उनके दस्तावेजों के दोषों को दूर करने के लिए बाह्य साक्ष्य कोई नहीं दिया जा सकेगा। धारा 93 संदिग्धता पेटेंट एम्बिग्यूटी के निवारण हेतु बाह्य साक्ष्य की ग्राह्यता का निषेध करती है। इतनी चीज़ें आपको निषेध करती है, रोकती है कि अगर सतह पे देखते ही, दस्तावेज को देखते ही पता चल जा रहा है कि उसमें गलती है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत है, तो आप कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये 93 का। अब आ जाओ, ये दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इधर के दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लो। खा को 1000 रुपया 1500 रुपये में घोड़े बेचने का लिखित करार करता है या दर्शित करने के लिए कौन सा मूल्य दिया जाना है, साक्ष्य नहीं। अब यहाँ देखते ही कि वो कह रहा है 1000 रुपये में घोड़ा ले लो या 1500 रुपये में घोड़ा ले लो, तो अब भाई उसमें डिसाइड ही नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है कि दस्तावेज संदिग्ध है। वो अपने मूल्य, घोड़े को बेचने का मूल्य ही नहीं निर्धारित कर पा रहा कि वो 1000 रुपये में बेचेगा कि 1500 रुपये में बेचेगा। इस वजह से वहाँ एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो दस्तावेज ही गलत है। जब आप लिखते साफ साफ किया घोड़ा मैं 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 93 का पहला इलस्ट्रेशन हो गया। अब आ जाओ, इसमें ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको बहुत ज़्यादा तो ये इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, सॉरी 6 क्या कहता है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक विलेख में, अब रिक्त स्थान छोड़ दिया, विलेख में रिक्त स्थान है तो उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करे कि उसमें किस प्रकार की पूर्ति की जाए। जैसे वो कहता मैं ये घोड़ा डाट इतने रुपए में बेचने का वचन देता हूँ। अब वो डाट जब ये कह रहा है मैं ये घोड़ा इतने रुपए में डाट कर दे रहा है, तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं दोगे जो उसमें पूर्ति करे कि ये 500 रुपये में बेचा, क्योंकि आपको उसी डॉक्यूमेंट में लिख देना चाहिए कि ये घोड़ा मैं 500 रुपये में बेचने का वचन देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। तो अब आप आ जाओ, इतनी चीज 93 और 94 में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा दिमाग में रख लो। 93-94 में कोई साक्ष्य नहीं, उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्यक्ष संदिग्धता के मामले में बाहरी साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है, बाहरी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो अब आप आ जाओ 94 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है 94 देखो क्या कहता है कि विवादक तथ्य दस्तावेजों के स्पष्ट लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन, जबकि दस्तावेजों में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। अब इसमें क्या होगा, 94 कहा जहाँ ये कहो जहाँ दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं से स्पष्ट होता है तथा वह विद्यमान तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होता है, कि उस दस्तावेजों में जो चीज़ लिखे हैं उस पर क्या होता है, सटीक रूप से लागू होता है। वहाँ वह दर्शाने हेतु साक्ष्य, यहाँ भी साक्ष्य, जब वो दस्तावेज खुद ही बता दे रहा है कि ये घोड़ा मैं 500 रुपये का देने का वचन करता हूँ, अब इसमें बाहरी साक्ष्य देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, भाषा उन तथ्यों पर लागू होने को, तो इनमें कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको पढ़ लो, इसका इलस्ट्रेशन खूब पूछता है। खाको का रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। का के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सके कि विक्रेतार्थ अभिप्रेत संपदा किस भिन्न स्थान पर स्थित भिन्न माप की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 93-94 में भाई दस्तावेज ही देखने में वो 1000 या 1500 रुपये में घोड़ा बेचने को कह रहा है। 94 में दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये घोड़ा मैं 1000 रुपये में बेचने का करार करता हूँ, तो भाई स्पष्ट रूप से, तो इसमें भी आप भाई 93-94 में आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। अब आ जाओ लेटेंट एम्बिग्यूटी। तो पेटेंट 93-94 रट लेना, 93-94 पेटेंट एम्बिग्यूटी। अब आ जाओ लेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट एम्बिग्यूटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, 96, 97, 95, 96 और 97, ये 3 धाराएं। 95, 96 और 97 ये 3 धाराएं होंगी। 95, 96 और 97। अब इसमें कहाँ से हो जाएगी,
तो ये 97 और 98 और 99, 97, 98 और 99, ये किसकी बीएसए की धारा हो जाएगी। ठीक है, बीएसए की धारा हो जाएगी। 97, 98, 99 बीएसए की धारा हो जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं 95। क्या कहता है, विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य दिया जाएगा। अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य। तो क्या कहता है कि जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्य संदर्भ अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त किया गया है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें साक्ष्य दिया जा सकेगा। कैसे साक्ष्य दिया जाएगा? अब देखो, धारा 95, 96, 97 वर्णित मामलों में बाह्य साक्ष्य दिया जाएगा। इतने 94, 95 में बाह्य साक्ष्य नहीं दिया जा सकता था। 93, 94, 95, 96, 97 में बाह्य साक्ष्य दिया जा सकेगा। यह धारा लैटिन सूक्त किसका, फाल्सस इसको लिख दे रहा हूँ मैं, इसको देखो, ये सूक्ति याद कर लेना, जो ये 95, 96, 97 फाल्सा डी मॉन्स्ट्रेशन TRATION डिमॉन्स्ट्रेशन, फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेशन, नॉन नोसेट NOCET, ये हो गया तुम्हारा लैटिन सूक्ति। इसमें क्या है, दस्तावेज में किया गया मिथ्या कथन दस्तावेज को दूषित नहीं करता है। दस्तावेज में किया गया मिथ्या कथन दस्तावेज को दूषित नहीं करता। ये लैटिन सूक्ति का अर्थ हो गया। तो आप याद करना, फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेशन नॉन नोसेट, ये याद कर लेना। ठीक है, ये हो सकता है आप पूछ ले। आप 95 क्या कहता है कि जहां दस्तावेजों में प्रयुक्त भाषा स्वयं में स्पष्ट हो किंतु वह विद्यमान तथ्यों, जो भाषा तो स्पष्ट है, दस्तावेज सही है, लेकिन जो तथ्य उसमें विद्यमान है अर्थहीन हो। तथ्य मतलब कोई चीज़ लिखे वो अर्थहीन हो, या वह यह दर्शाने के लिए कि उक्त भाषा में विशेष भाव में प्रयुक्त किया गया है, बाह्य साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो अब आप इसको किससे पढ़ लो, इसको आप इलस्ट्रेशन से पढ़ लोगे तो और समझ में आएगा। ये देखो क्या कहता है, कहता है कि खा को का मेरे कलकत्ते के गृह द्वारा बिलेक द्वारा बेचता है। का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो बिलेक के निष्पादन के समय खा के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए यह साबित किया जा सकेगा बिलेक का संबंध हावड़ा के गृह से था। मतलब वो एक संपत्ति बेचता है कि मेरा कलकत्ते में गृह है और उस गृह को मैं आपको बेचता हूँ। उसमें सारी चीज़ें सही लिखी, सारा एरिया सब कुछ, लेकिन वो कलकत्ते में ना होते हुए हावड़ा में था। तो इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा कि मैंने दस्तावेज में कलकत्ता नहीं हावड़ा लिखना चाहिए। इसका साक्ष्य आप दे सकते हो। ये हो गया। अब आप आ जाओ 96 पे। 95 हो गया, अब आ जाओ आप 96 पे। 96 क्या कहता है? 96 कहता है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। कैसे? कई व्यक्तियों के लागू होने पे जो केवल कई व्यक्तियों में से लागू हो सकती है। तो इसको पढ़ लेना 99 बीएसए के साथ। ये इंक्लूड मैंने पहले बताया, तो आप लोग उसको इंक्लूड इतना तो देख के इंक्लूड कर लिया करो। अगर मान लो मैंने कहीं छोड़ दिया है तो क्योंकि भाषा में कोई चेंज नहीं है, मैं पुराना बेयर से, तो सेक्शन आप इंक्लूड कर लो, सेक्शन आप लिख लिया करो, इतना दिमाग में लिख लिया करो आप। मान लो मैं कहीं भूल जाता हूँ, कहीं नहीं लिखता हूँ, तो आप लिख लिया करो इसे।
जब क्या कहता है, जबकि तथ्य ऐसे प्रयुक्त भाषा में कई व्यक्ति या चीज़ों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती है तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करे कि उन व्यक्तियों या चीज़ों में से किसको वह लागू होने के लिए आशयित थी। अब आ जाओ, ये क्या कहता है कि जहाँ क्या होगा, जहाँ भाषा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं पर समान रूप से लागू हो रही हो। इसमें क्या कह रहा है, जहाँ कोई भाषा है वो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं पर समान रूप से लागू हो रही हो। अब देखो ये क्या कहता है, इसका इलस्ट्रेशन खूब पूछता है, ये घोड़ा वाला खूब इलस्ट्रेशन क्या पूछता है, 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा खा को बेचने का करार करता है। खा के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। अब वो तो भाई सही लिख रहा है, लेकिन उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करके उनमें से वो कौन सा घोड़ा बेचना चाहता है। अब 2 सफ़ेद घोड़ा तो कौन सा सफ़ेद घोड़ा बेचना चाहता है, इसका वह साक्ष्य दे सकता है। खा के साथ का हैदराबाद जाने के लिए करार करता है। यह दर्शित करने वाला तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत का संबंध सिंध का हैदराबाद नहीं है। तो कहाँ हो, जहाँ भाषा में क्या हो, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं पर लागू होती है। ऐसे याद कर लो, चाहे जिस तरह के याद करो। 96 क्या कहता है, जहाँ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं पर वो भाषा लागू हो रही हो तो उसमें उससे संबंधित हम साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक है। 96 क्या कहता है, जहाँ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं पर चीज़ें लागू हो रहे हैं या 2 वस्तुओं के 2 जगह के नाम पे स्थान पे, जैसे 2 हैदराबाद, एक पाकिस्तान में एक सिंध वाले क्षेत्र में हैदराबाद है, एक इंडिया में हैदराबाद है, तो हम इसका साक्ष्य दे सकते हैं किस हैदराबाद पे ये लागू हो रहा है। अब आप आ जाओ 97 में। 97 क्या कहता है कि तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को वह भाषा पूरी की पूरी ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये 97 क्या कहता है कि दस्तावेज की भाषा सही है और जब दस्तावेज लागू होता है तो दस्तावेज की कुछ बातें एक बात पर लागू होती हैं और कुछ दूसरे वस्तु पर लागू होती हैं। तब इसका क्या मतलब होगा, तो ये देख लो। तो क्या कहता है कि विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग और भागता विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्गों को लागू होता है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को ठीक लागू नहीं होता। तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा वह दोनों में से किस पर लागू होना अभिप्रेत है। अब क्या कहता है इसका इलस्ट्रेशन से ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। खा को मेरी भा में स्थित माँ के अभियोग में भूमि बेचने का करार करता है। का के पास भा में स्थित भूमि है किंतु वह माँ के कब्जे में नहीं है तथा उसके पास माँ के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भा में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाला तथ्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। अब ये कह रहा है जिस भूमि को उसने बेचने का करार किया वो उसके कब्जे में नहीं है और जो भूमि उसके कब्जे में है उसने उसको बेचने का करार नहीं किया। अब यहाँ पे डिस्प्यूटेड है तो वो कौन सी भूमि बेचने का करार किया, इसका वह साक्ष्य देगा। ये कहाँ है, ये 97 में दिया गया। ठीक है। अब आ जाओ 98। 98 क्या कहता है, ना पढ़ी जा सकने वाली। अब 96 ये हो गया। अब आ जाओ क्या कहता है 98। 98 क्या कहता है, ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य। ऐसे लिपि को जो पढ़ी ना जा सके, सामान्यतः समझी ना जा सके, विदेशी अप्रचलित पारिभाषिक या स्थानिक और प्रांतीय शब्दों के प्रयोग का संक्षेपाक्षरों और विशिष्ट भावों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। 98 में क्या है, क्या कहता है, साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान करता है जब विदेशी शब्द हो या अप्रचलित शब्द हो। ये नोट कर लो, नंबर 1 विदेशी शब्द, इसको नोट कर लो, जगह नहीं है यहाँ पे, नोट कर लो। नंबर 2 जो मैं बोल रहा हूँ ये सब नोट कर लो, अप्रचलित शब्द। नंबर 3 तकनीकी शब्द। नंबर 4 स्थानीय और प्रांतीय कोई शब्द है, ठीक है, उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे गोला जगह नहीं बचा,
संक्षेप क्षारों के संबंध में, विशिष्ट भावों के संबंध में। तो इसमें क्या, इस संबंध में क्या, सीधे सीधे यही याद कर लो, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि के बारे में हम साक्ष्य दे सकते हैं। का एक मूर्तिकार है, मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता। का के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने वाले औजार भी यह दर्शित करने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता है साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब आप आ जाओ 99 क्या कहता है। 99 स्ट्रेंजर वाला, इसको मैंने पढ़ा दिया कि यहाँ वहाँ क्या कहता है, 91 में कहता है स्ट्रेंजर नहीं दे, 92 में क्या कहता है इसको, 92 का परंतुक है ये, 92 का जो पढ़े थे 92 का परंतुक है, 92 का परंतुक है ये। दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार, तो 102 वाला जो हमने अभी पढ़ा है, जो 98, वो 101 BSA है। सॉरी, ये मैं लिखना भूल जाता हूँ, आप लोग लिख लिया करो। BSA 101 है, ठीक है। अब जो ये 99 पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा है, 102 BSA है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 है। अब 92 को किसके साथ पढ़ोगे, 92 को तुम 99 को 92 के साथ, यानी कि 95 के साथ, BSA में 95 के साथ पढ़ोगे। दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार करने वालों का करार का साक्ष्य कौन दे सकता, वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या हित प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार करने वाले या किसी समकालीन करार को दस्तावेज करने वालों की प्रवृत्ति रखते हो, तो वो साक्ष्य दे सकेंगे। यहाँ स्ट्रेंजर भी साक्ष्य दे सकेगा, ये पढ़ लेना। अब आ जाओ लास्ट में क्या पढ़ना है, हाँ इसका ये इलस्ट्रेशन पढ़ लो। का खा को लिखित संविदा करता है कि का को कुछ कपास का बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय एक मौखिक करार करते हैं कि का को 3 मास का प्रत्यय दिया जाएगा। का और खा के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किंतु यह यदि यह गा के हित पर प्रभाव डालता तो वह गा द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। अब आ जाओ 100 क्या कहता है, 100 क्या कहता है कि इस अध्याय मतलब 91 से जो 99 की धाराएं हैं, क्या है, इस अध्याय की कोई भी बात बिल पर 91 से 99 तक की धाराएं बिल पे लागू नहीं होंगी। बिल के संबंध में लागू अर्थ लगाने उत्तराधिकार अधिनियम के किसी उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएंगी। तो 91 से 99 किस पर, वसीयत पे लागू नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट पे लागू नहीं होगा। ये चीज़ याद कर लेना। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।